गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर है। इसका नाम है चुनावी राजनीति और ये लेक्चर नंबर है अपना 13। 12th तक के लेक्चर में अपना सेकंड चैप्टर पूरा हुआ था। अपन थर्ड चैप्टर बच्चों ये भी अपना पॉलिटिकल साइंस है ना, राजनीति विज्ञान या सिविक्स नागरिक शास्त्र इससे जुड़ा हुआ है। अब क्या क्या है इसमें, कुछ शब्द ऐसे मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो आप परिचित हैं मतलब एक तरह से इससे, क्योंकि हमने चुनाव देखे हैं, आपने भी चुनाव देखे हैं, चुनाव होते हैं क्या, तो उसके बारे में कि चुनाव क्या होते हैं, मतदाता क्या है, चुनावी पार्टियां क्या होती हैं, कैसे चुनाव होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ बात करेंगे, देखिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है, क्यों होती है। कि भाई किसी भी देश में, अच्छा कई देश ऐसे भी जहाँ लोकतंत्र नहीं है फिर भी वहां पे चुनाव होते हैं, तो चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। तो चुनाव की आवश्यकता इसलिए होती है कि कई बार ये सोचा जाता है कि कहीं कहीं लोग मिलजुल करके फैसले ले लें, मिलजुल करके। पर बच्चों ये छोटे समुदाय में तो संभव है, पर जहाँ बड़े समुदाय है, बड़े देश है, वहां पर कैसे मिलजुल करके जो है निर्णय लिया जा सकता है। और मान लीजिए मिलजुल करके चुनाव मतलब फैसले ले भी लिए जाते हैं तो वहां पे चुनाव की आवश्यकता क्या है। फिर जब चुनाव नहीं है तो वहां पे लोकतंत्र कैसे होगा। तो इसलिए लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता होती है ताकि लोग अपने मनपसंद जिनको उम्मीदवारों को ये पसंद करते हैं उनको चुनाव में जिता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अपन चुनाव की एक परिभाषा देख रहे हैं कि किसी भी देश में एक व्यवस्था की जाती है कि एक नियमित अंतराल में, अंतराल है ना गैप, अपने आप 5 वर्ष का नियमित अंतराल में जब अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वहां के जनता को एक सुविधा दी जाती है, ये जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं चुनाव। तो यहाँ पे मतदाताओं को चुनने का अधिकार मिलता है और अपने जो चुनाव में इन्होंने जिताया लोगों को उनको बदलने का अधिकार भी मिलता है। अगर अगले चुनाव में इनको जो है लगता है कि भाई पिछले चुनाव में इन्होंने सही काम नहीं किया तो उनको बदलने का मौका भी यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपने एक शब्द सुना होगा वयस्क मताधिकार, वयस्क मतदाता, और इसके बाद एक शब्द और आता है सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मैंने देश में रहने वाले जो भी लोग हैं 18 वर्ष की आयु और उससे अधिक उम्र के स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये होता है वयस्क मताधिकार, ठीक है। और वयस्क मताधिकार में यहाँ पे जो अपने एक मतदाता सूची बनाई जाती है, तो मतदाता सूची क्या होती है जिसमें जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, ठीक है, उनको वोट देने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है। इसके लिए पूरे एक मतदाताओं के जो देते हैं वोटर, जो वोटर लिस्ट कहलाती है, उसकी एक सूची बनाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए आज कोई बच्चे जो है मतदान के योग्य नहीं है, पर अगले 5 साल में चुनाव होंगे तब तक वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो समय समय पे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भी शिविर लगाए जाते हैं, सरकार की तरफ से काम किया जाता है। अब यहाँ पर ये जाता है कि भाई चुनाव क्यों कराए जाते हैं, क्या इसके लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए क्या। तो एक सामान्य उस पर ज्ञान के तौर पे कहा गया कि हाँ भाई कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे एक मताधिकार, जो भी मैंने आपको समझाया कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर सेकंड बात आती है कि विकल्प, मतदाताओं के सामने विकल्प है ना, ऑप्शन, कि जो चुनावी पार्टियां होती हैं वो अपने जो उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं तो उससे जनता को विकल्प मिलता है कि हाँ भाई कुछ नए चेहरे भी आते हैं, कई बार कुछ पुराने चेहरे भी होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि भाई हम अपने मनपसंद उम्मीदवारों को, कई लोग उनकी उम्र को देखते हुए, कई उनके ज्ञान को देखते हुए, कई उनकी योग्यता को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए जो है अपनी पसंद, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से वो लोग वोट देते हैं। नियमित अंतराल मैंने आपको बता दिया, एक सामान्य गैप के आधार पर चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए। कितने वर्ष की बताई मैंने, 5 वर्ष की, अपने जो व्यवस्था है। फिर चुनाव भी कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव आयोग की एक स्थापना की गई इसके लिए, जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग है, जो चुनाव में पार्टियां खड़ी होती हैं वो उनको चुनाव चिन्ह देते हैं और उन चुनाव चिन्ह के आधार पर वो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। अब कहीं कहीं बात आती है कि भाई इस व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार भी होना चाहिए, बदलाव भी आना चाहिए। मतलब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें हम थोड़े थोड़े सा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो बदलाव सुधार क्या, वो कहते हैं कि भाई जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं
ठीक है, उनमें कुछ सुधार भी होना चाहिए। उनके अनुभव में, चरित्र में कोई कमियां दिखती है तो इसमें सुधार होना चाहिए। क्या सुधार? कि भाई उनको सेवा भावी होना चाहिए, क्योंकि वह किसके लिए चुनाव में खड़े हो रहे हैं? सत्ता तो पाना है ही लक्ष्य, तो सत्ता में जाकर के वो क्या करेंगे? वो करेंगे जनता के लिए सेवा, क्योंकि जनता ने उनको अपनी सेवा करने के लिए तो जिताया है, तो उनका सेवा भावी होना जरूरी है। और अगर देखा जाता है कि हाँ भाई ये राजनेता तो बहुत अच्छा है, जो अपने चुनाव में वादे किए थे वो पूरे भी किए और जनता की सेवा भी कर रहा है, जहां से चुनाव में खड़ा हुआ था वहां पे वो जाता भी है जीतने के बाद, तो ऐसे राजनेताओं को पुरस्कार भी देना चाहिए। और कोई इस तरह से पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए कोई दूसरी पनिशमेंट की या दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये बदलाव की बात भी यहाँ पर आती है। फिर अपन कुछ यहाँ पे शब्द देखते हैं। निर्वाचन है ना, चुनाव, आम चुनाव। ये जो पूरे देश में चुनाव होते हैं वो आम चुनाव, जैसे पूरे देश के लिए जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के चुनाव होते हैं। राज्यों में जो चुनाव होते हैं बच्चों, जहां पर हम बात करें जनता मतदाता के रूप में जाती है, वो चुनाव हो जाते हैं विधानसभा के चुनाव। तो देश में जो चुनाव होते हैं वो होते हैं लोकसभा के चुनाव। प्रधानमंत्री, जिसमें फिर जो पार्टी जीतती है वो अपने पार्टी जीत करके अपने जो मुखिया को बनाती है वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो ये आम चुनाव कहलाते हैं, जहाँ पे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में लोग चुनाव में खड़े होते हैं। अब लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो यहाँ पर जितने उम्मीदवार होते हैं उनके हिसाब से उसको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे 543 सीट जो है अपने यहाँ पर, या 545, इसमें आपको अधिकतम और वैसी संख्या भी बताई जाती है कि इसमें अधिकतम वृद्धि की जा सकती है, कितनी सीट होंगी। तो लोकसभा में जितनी सीट होती है उतने क्षेत्र से जो है लोग चुनाव जीत करके और पहुंचते हैं, और फिर जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लेकर के आती है उसको सत्ता दल में विजयी घोषित किया जाता है कि हाँ ये भी सत्ता, ये सरकार बना सकती है। और जो लोग लोकसभा के चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो संसद सदस्य फिर कहलाते हैं। संसद सदस्य मतलब संसद बनने के लिए, सांसद बनने के लिए ये चुनाव में खड़े होते हैं। फिर यहाँ पे एक चुनाव और आता है बच्चों, उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है कि एक बार तो चुनाव हो गया, अब किसी कारण से किसी क्षेत्र का व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा हुआ था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो स्थान रिक्त हो गया, खाली हो गया, या वो इस्तीफा दे दे, तो वो क्षेत्र में पर्टिकुलर, पूरी जगह नहीं, पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में फिर दोबारा जो चुनाव कराए जाते हैं उसे कहते हैं उपचुनाव। फिर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित है रिजर्व सीट। क्या हुआ कि देखा गया कि भाई जब चुनाव होते हैं तो बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो चुनाव में अपने खड़े नहीं हो पाते किन्हीं कारणोंवश, या तो वह जो पिछड़े वर्ग में है या किसी कारण से उनकी पहुंच नहीं है। तो क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि चुनाव में सारा पैसे का खेल है, चुनावी खेल में पैसा बहुत खर्च होता है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए जो इसमें खर्च होते हैं। तो ऐसे में सरकार ने एक सुविधा की है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो जातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके उम्मीदवारों के लिए सीटें जो होती है रिजर्व कर दी जाती है। मतलब किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से उस जाति का, उस वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा होता है। ठीक है, और राज्य में जो सीटें होती हैं चुनाव की वो विधानसभा की सीटों के हिसाब से की जाती है। लोकसभा के बारे में बात की कि लोकसभा में पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ऐसी विधानसभा में विधानसभा की जो सीट होती है उसके आधार पर उस राज्य, क्योंकि ये सीटें हर राज्य में अलग अलग है, सब जगह एक समान नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चों जो आरक्षित स्थान है, तो यहाँ पे लोकसभा में 84 सीट जो अभी 2019 के आधार पर तय की गई थी, 19 में अनुसूचित जातियों के लिए, 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए, और जो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार के जो चुनाव होते हैं उसमें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाती हैं। इनका सबका अनुपात अलग अलग है क्योंकि हर राज्य में इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर ये तय किया जाता है। फिर यहाँ पर महिलाओं की भी सीटें, 1/3 सीट किसकी तय की गई है? महिलाओं की। मतलब चुनाव में कुछ सीटों में केवल महिलाएं ही उम्मीदवार के रूप में आ सकती है। तो ये जो मतदाता सूची है उसका जो है यहाँ पर सारा आधार निकाला जाता है, देखा जाता है, और जो मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा पाते उनको अगली बार उनको मौका मिलता है कि वो अपने सूची में नाम जुड़वा सके। तो आज हमने बच्चों एक थोड़ा सा ही इसका पोर्शन लिया।
अभी चुनाव से संबंधित चुनावी राजनीति क्या होती है, फिर चुनाव कराने वाला जो आयोग है उसको अपन कहते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है, वो कैसे कार्य करता है, कैसे पंजीकरण होता है दलों का, और फिर दलों जो प्रतिनिधि होते हैं वो जो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको क्या क्या जानकारियां जो है चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। तो ये सब जो है निष्कर्ष नतीजे हम और भी आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही। हमने चुनावी राजनीति में देखा चुनाव का अर्थ क्या है, ठीक है, वयस्क मताधिकार या वयस्क मतदाता किसको कहते हैं, फिर न्यूनतम शर्तों में विकल्प होना चाहिए, ठीक है, मताधिकार का होना चाहिए, नियमित अंतराल पे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, फिर सुधार क्या किया जाता है कि राजनेताओं में जो सेवाभावी है उसको पुरस्कार भी मिले और जो नहीं है सेवाभावी उसको उसके लिए दंड भी दिया जाए। फिर भारत में चुनावी प्रणाली का क्या है, टिकट दिया जाता है। अब आप कहोगे टिकट क्या होता है, जो राजनेता चुनाव में खड़े हो जाते हैं नेता लोग उनको उसकी पार्टी जो होती है चुनती है, मनोनयन करती है। तो ये जो मनोनयन करती है मतलब उनका अधिकार देती है कि हाँ आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो टिकट देना कहलाता है। तो टिकट से मनोनयन होता है। तो हमने एक बात की, लोकसभा के चुनाव होते हैं प्रदेश में, एक विधानसभा के चुनाव होते हैं जो राज्यों के, और एक स्थानीय सरकार के लिए जो ग्राम में अलग और शहर में अलग होती है। जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समितियां हैं, ठीक है, जिला परिषद है, और शहर में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो है, इस तरह से स्थानीय निकायों में चुनाव करवाए जाते हैं। तो बच्चों अभी के लिए अपन इतना ही देखते हैं। तो आपको मेरी आवाज आ ही रही होगी, आवाज सुन के भी आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको करना क्या है।